Good evening. Now we are opening new chapter which is translation. So here we are going to discuss what is translation and types of translation and method of translation. Okay? So let us start. Now, what is translation? Translation is a vital step in going global, and getting it right from the start is key for success of any global expansion strategy. In the continuous quest to generate more leads and boost sales, businesses are looking beyond their domestic market and expanding their products and services to new countries. तो अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। आज हर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है और उसके लिए हर लैंग्वेज में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। आई मीन उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी, उसका लिटरेचर अगर हर लैंग्वेज में होगा तो उस भाषा के लोग उसको ज़्यादा जल्दी से समझ पाएंगे। हाउ टू यूज़ एंड अदर थिंग्स। मान लीजिए कोई मशीन ख़रीद रहे हैं तो वो कैसे वर्क करती है, कोई वॉशिंग मशीन है, ग्राइंडर मिक्सर है, टीवी है, तो उसकी फंक्शनिंग तो उसको समझने के लिए उनकी भाषा में उसका उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। Translation is a vital step in this process, and getting it right from the start is critical for the success of any global expansion strategy. ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर सेक्टर में ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस में, राइट, हर तरफ से। सपोज़ करिए कि इवन मैं बोलती हूँ कि हमारे नेबरहुड में ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर का लिटरेचर, उसको कैसे यूज़ करना है, तो हर अगर मैं कहती हूँ बंगाली में तो उसका वो बंगाल की लेडी उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी। इस तरह से हर जगह ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसलेशन इज़ अ वाइटल स्टेप इन दिस प्रोसेस, एंड गेटिंग इट राइट फ्रॉम द स्टार्ट इज़ क्रिटिकल फॉर सक्सेस ऑफ एनी ग्लोबल एक्सपांशन strategy. After all, if your target audience cannot understand what you are saying, or you are not conveying the right message, they are not likely to do business with you. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है तो आपका बिजनेस वो आपके साथ नहीं करना चाहेंगे। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होता है, तो इसीलिए ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। तो इन दिस गाइड वी विल एक्सप्लोर व्हाट ट्रांसलेशन इज़, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पर इस गाइड में हम देखेंगे कि सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, है ना, चैलेंजेस भी है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन्वॉल्व, एंड हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प बिजनेसेस मास्टर द इन्स एंड आउट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है इन आउट में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें, ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें हम व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, व्हाट आर द की अप्रोचेस टू ट्रांसलेशन, ह्यूमन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन, व्हाट आर द कॉमन ट्रांसलेशन टेक्निक्स और मेथड्स। तो ट्रांसलेशन टेक्निक्स क्या क्या है, कॉमन ट्रांसलेशन टेक्निक्स क्या है या मेथड्स क्या है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक, ऑब्लिक ट्रांसलेशन टेक्निक, देन व्हाट अबाउट ट्रांसक्रिएशन, ये भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर सम टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिएशन, इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पर ये है। फिर बिजनेस ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, ये सब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन है। लीगल ट्रांसलेशन, लिटरेरी ट्रांसलेशन, टेक्निकल ट्रांसलेशन, है ना। फिर फिनेंशियल ट्रांसलेशन, ई कॉमर्स ट्रांसलेशन, मार्केटिंग ट्रांसलेशन, मेडिकल ट्रांसलेशन, लाइफ साइंस ट्रांसलेशन, एनजीओ ट्रांसलेशन,
सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन, ऐप ट्रांसलेशन, वेबसाइट ट्रांसलेशन, ये वाली सारे ट्रांसलेशंस है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, कैट टूल्स, तो ये कंप्यूटर असिस्टेड टूल्स है, ये देखेंगे हम, जिसको शॉर्ट में कैट टूल्स कहते हैं। ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट है, ट्रांसलेशन सर्विसेज है, द लिंक बिटवीन बिजनेसेस एंड द ग्लोबल मार्केट प्लेस। फिर द रोल ऑफ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेशन इज अ स्प्रिंग बोर्ड टू ग्लोबल सक्सेस। सबसे बड़ा, बहुत बड़ा टूल है ये एक तरह से, जो हमें ग्लोबल सक्सेस के लिए बहुत यूज़फुल है। इसको थोड़ा सा हम कम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन पर्पस है कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रांसलेशन और मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग meaning of a written message text, right, from one language to another। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्टिंग द मीनिंग ऑफ रिटन मैसेज और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। सिंपल सी बात है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना टेक्स्ट को, वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेटर मस्ट स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस बिटवीन staying true to the original meaning and making a text sound natural in the target language to ensure that the final text communicates the same message, feeling and tone as the original, राइट। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि ट्रांसलेटर जो है वो कोई भी टॉम डिक जेरी नहीं बन सकता। ट्रांसलेटर मस्ट स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस बिटवीन सेइंग ट्रू, क्योंकि उसको वो जो पर्पस है वो पूरा सब होना चाहिए, टू द ओरिजिनल मीनिंग, कि उसका मीनिंग ट्रांसलेशन करने से चेंज ना हो जाए, एंड मेकिंग अ टेक्स्ट साउंड नेचुरल टू द टारगेट लैंग्वेज, और उसका जो टेक्स्ट है वो टारगेट लैंग्वेज के लिए उसमें पूरा होता हो, राइट, टू एंश्योर दैट द फाइनल टेक्स्ट कम्युनिकेट्स द सेम मैसेज, क्योंकि सेम मैसेज कम्युनिकेट होना चाहिए, राइट। Translation is an essential tool for businesses looking to globalize their products and services। तो अगर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ग्लोबलाइज करना हो तो ट्रांसलेशन सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि उतनी सारी लैंग्वेजेस में आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस जाएगा अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उसका वहाँ ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है। It helps them break down language barriers and communicate with customers in their native language, और उनको नेटिव लैंग्वेज में समझाना अपने प्रोडक्ट को, तो वहाँ का कोई एक्सपर्ट चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वर्बल भी और रिटन भी। इट कैन लीड टू हायर एक्सपोजर, अ लार्जर कस्टमर बेस एंड सब्सिक्वेंट बूस्ट इन सेल्स एंड रेवेन्यू। By the same token, bad translation can damage a company's reputation and lead to costly mistake। तो एक तो आपकी कंपनी की साख, इमेज ख़राब होगी उससे, क्योंकि आप ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, आपकी बात कम्युनिकेट नहीं हो पाई, तो और फिर दूसरा लीड टू कॉस्टली मिस्टेक्स, और ये मिस्टेक्स बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप उसका यूज़ करना नहीं जानते ठीक से, मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है, टूट सकता है कुछ। अगर मैं कोई प्रोडक्ट की बात करूँ, वो ठीक से आपको गाइड नहीं पता, आपको गाइडेंस नहीं है, उसका प्रॉपर आइडिया नहीं है कि उसको कैसे यूज़ करना है, तो फिर वो बहुत महंगे, आपका बिजनेस बहुत ख़राब हो सकता है। तो व्हाट आर द की अप्रोचेस टू ट्रांसलेशन? इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसलेशन, सपोज़ करिए मैं एक ट्रांसलेटर बनना चाहती हूँ, तो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एट अ हायर लेवल देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू ट्रांसलेशन, ह्यूमन एंड ऑटोमेटिक। दो तरीके, या तो मशीन करेगी ट्रांसलेशन, जैसा हम अभी अपने मोबाइल में देखते हैं कि ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर है ना, तो मशीन करेगी या डायरेक्ट हम करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टेक्स्ट, कि टाइप ऑफ टेक्स्ट कैसा है आपका, कंटेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में बात हो रही है, और टारगेट ऑडियंस क्या है, एंड अदर फैक्टर्स, बिजनेसेस विल चूज वन और द अदर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो देखते हैं ह्यूमन ट्रांसलेशन क्या है। ह्यूमन ट्रांसलेशन इज़ द कन्वेंशनल अप्रोच टू ट्रांसलेशन। सबसे पहले मशीन के पहले ह्यूमन ही करते थे। बहुत सारे ऑथर्स ने, जैसे
अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं तो हमने देखा कि थर्ड फेज़ जो है, मतलब पहला वाला जब इंग्लिश बनी तो दैट इज़ कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश आई, है ना। और मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, मशीन्स आने लगी, तो उसके कारण ट्रांसलेशन भी हुआ। और जब ट्रांसलेशन हुआ तो बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया सबसे पहले, तो फिर बहुत सारे लोग पढ़ना सीख गए उसके कारण, क्योंकि लोगों को उनकी भाषा में या सिंप्लीफाई करके, पैराफ्रेजिंग कहते हैं, वो करके या किसी भी तरह से लोगों को उनकी बात उनकी भाषा में समझ में आने लगी। तो सबसे बड़ा ट्रांसलेशन का एडवांटेज यही है। तो ह्यूमन ट्रांसलेशन बहुत पुराना मेथड है। इन ह्यूमन ट्रांसलेशन वन और मोर ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स द टेक्स्ट फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। ये याद रखिए, दोनों टर्म याद रखना है आपको, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज क्या है कि मेरे पास अगर मैं इंग्लिश से हिंदी कर रही हूँ तो सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है और टारगेट लैंग्वेज हिंदी है। तो इस तरह से सोर्स लैंग्वेज जो ओरिजिनल टेक्स्ट है आपका, उससे आपको, और टारगेट मतलब जिसमें आपको जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। दे मे एड देमसेल्फ विद डिजिटल टूल्स सच एज कैट टूल्स, है ना। तो अब यहाँ पे कैट टूल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हम अभी देखते हैं, कैट टूल्स मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी, अभी बता देती हूँ। कंप्यूटर असिस्टेड टूल्स जो होते हैं, या उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो मैंने आपको गूगल ट्रांसलेशन का एग्जांपल दिया कि गूगल ट्रांसलेशन और भी सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट कर देते हैं, बट दे अल्टीमेटली रिलाई ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोर्स टेक्स्ट, target language and cultural context to produce an accurate translation। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो मशीन है वो कितना समझ रही है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोर्स टेक्स्ट, क्योंकि उस मशीन में जितना वो फीड हुआ है उसके हिसाब से उस टारगेट लैंग्वेज के भी उतनी ही अंडरस्टैंड। देखो, एक ट्रांसलेटर जो होता है उसको सोर्स टेक्स्ट का भी उतना ही नॉलेज है। मतलब अगर मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ इंग्लिश से हिंदी में, तो मुझे इंग्लिश का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और हिंदी का भी उतना ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर मशीन में एक चैलेंज ये है कि दोनों को मतलब सोर्स टेक्स्ट भी अच्छा हो, टारगेट लैंग्वेज भी अच्छी, एंड कल्चरल कंटेक्स्ट टू प्रोड्यूस एन एक्यूरेट। और वो पर्टिकुलर कल्चरल कंटेक्स्ट मतलब कल्चर से फेमिलियर होना चाहिए, उस कल्चर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो तब आप उसको कर पाते हो। फिर ह्यूमन ट्रांसलेशन इज़ जनरली मोर एक्सपेंसिव देन ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन एंड कैन टेक लॉन्गर टू कंप्लीट, बट it offers several advantages। human naturally human brain is not machine, तो human translation expensive है rather than automatic translation और cat translation और online translation और machine translation। ये सस्ता महंगा पड़ता है, ये वाला ह्यूमन ट्रांसलेशन कॉस्टली होता है, बट इट ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस। लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, ह्यूमन ट्रांसलेटर कैन capture subtle nuances such as sarcasm, humor, double meaning that machines may struggle to understand। सबसे बड़ा यही डिफरेंस है। कितने डिस्कशंस होते हैं इस टॉपिक पे कि ह्यूमन ब्रेन और मशीन, AI फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए, तो क्या विल AI सरपास टू ह्यूमन ब्रेन? और AI और ह्यूमन ब्रेन कल क्या मतलब ख़त्म हो जाएगा? हो नहीं सकता। उसका रीज़न ये है कि हम ह्यूमन ब्रेन छोटे छोटे से डिफरेंसेस को, चेंजेस को समझता है, फीलिंग्स को समझता है ना। दैट इज़ सटल नॉइंसेस, छोटी छोटी सी बातों को, फीलिंग्स को, राइट। एंड फिर उसमें क्या, जैसे सरकाज़म है तो वो उसका मीनिंग, उसका फीलिंग समझेगा। ह्यूमर है, डबल मीनिंग अगर है तो वो बात अगर किसी अलग संदर्भ में कही जा रही है, दैट मशीन में स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड। मशीन नहीं कर सकती ये चीज़। बस यही डिफरेंस है AI में और ह्यूमन ब्रेन में, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सटल नॉइसेस को, सरकाज़म, ह्यूमर, डबल मीनिंग सबको समझता है। This makes human translation ideal for marketing or other types of text where these nuances and translation quality are essential। कि आप ट्रांसलेशन सिर्फ आपको sake for translation नहीं करना है, आपको ट्रांसलेशन उसकी फीलिंग्स, उसके कस्टम्स, उसकी सारी चीज़ों को, उस आत्मा ही उसकी फीलिंग्स है,
तो उसको आपको समझना है कि किस संदर्भ में है, उसका मतलब क्या है, उस सब को समझकर करना है। इसीलिए ह्यूमन ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन और ह्यूमन ट्रांसलेशन में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ह्यूमन ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा आइडियल है क्योंकि वो इन सब फीलिंग्स को भी समझता है। सेकेंड एडवांटेज ये है, ह्यूमन ट्रांसलेटर्स स्पेशलाइजिंग इन अ सर्टेन इंडस्ट्री और फील्ड कैन ब्रिंग देयर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज टू द ट्रांसलेशन। भाई मशीन ट्रांसलेट करेगी तो उसको उस पर्टिकुलर कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर ह्यूमन ट्रांसलेटर को स्पेशलाइजेशन इन अ सर्टेन इंडस्ट्री। मान लीजिए कि मैं स्टील ट्यूब कंपनी से आती हूँ या मैं किसी उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आती हूँ जब मैंने काम किया है, तो मेरा उस फील्ड में मेरा नॉलेज है ना, तो कैन ब्रिंग डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, तो मुझे उसका नॉलेज मेरे ट्रांसलेशन में दिखेगा, मशीन नहीं कर सकती। दिस इज एसेंशियल फॉर हाईली टेक्निकल टेक्स्ट वेयर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज कुड रिजल्ट फ्रॉम अ मिस ट्रांसलेशन सच एज मेडिकल और लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको मेडिकल और लीगल डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन करना है तो उस पर्टिकुलर उसमें कि उस डिज़ीज़ से क्या प्रॉब्लम होती है, मेंटल साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, तो ये सारी चीज़ें मशीन से ज़्यादा एक ह्यूमन ब्रेन समझ सकता है। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि हमें उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ह्यूमन ब्रेन समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मेडिकल या लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, मतलब हर एंगल से, साइकोलॉजिकल तो फाइनेंशियल, तो ये सारे रिpercussion सारी चीज़ें ह्यूमन ब्रेन समझ सकता है। इसीलिए ह्यूमन ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर थर्ड एडवांटेज है, ह्यूमन ट्रांसलेटर कैन एकोमोडेट स्पेशल रिक्वेस्ट सच एज स्टेइंग विद इन अ सर्टेन कैरेक्टर लिमिट। तो ह्यूमन ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं कि वो कैन एकोमोडेट स्पेशल रिक्वेस्ट सच एज स्टेइंग विद इन अ सर्टेन कैरेक्टर लिमिट, critical for user interface elements or serious or social media posts, for example on including specific keywords for search engine ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए मान लीजिए ये एब्रीविएशन यूज़ हुआ है, तो ह्यूमन ट्रांसलेटर्स क्या करेंगे, उसको एकोमोडेट स्पेशल रिक्वेस्ट सच एज स्टेइंग विद इन अ सर्टेन कैरेक्टर लिमिट, तो क्रिटिकल फॉर यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट है ना, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि वो स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका फुल। अब मशीन तो क्या करेगी कि उसके पास जो उस पर्टिकुलर उसमें ऑप्शन है वो वैसा ट्रांसलेट कर देगी, लेकिन ह्यूमन ट्रांसलेटर्स उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका इस पर्टिकुलर संदर्भ में एसईओ का क्या मतलब है, तो फिर सर्च इंजन बताएगा उसको कि भाई इसका पर्टिकुलर उसका क्या मतलब है, राइट। तो यहाँ पे वो एब्रीविएशंस के लिए या उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा। फिर अच्छा, उसके बाद लास्ट एडवांटेज, ह्यूमन ट्रांसलेटर्स कैन स्टीयर अवे फ्रॉम लिटरल ट्रांसलेशंस दैट माइट साउंड ऑड और stilted in the target language and instead opt for more appealing natural sounding translation। क्या है कि ह्यूमन ट्रांसलेटर कैन स्टेयर अवे फ्रॉम लिटरल ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि वो लिटरल मतलब बस वर्ड उठाया इधर का उधर, वो इसका इंग्लिश में क्या, इसका हिंदी में क्या, ऐसा हो जाता है। दैट माइट साउंड ऑड, तो कई बार सिर्फ अगर आपने लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया, उसमें फीलिंग्स नहीं समझ पाए, कंटेक्स्ट नहीं समझ पाए, तो वो क्या हो जाएगा, स्टिल्टेड इन द टारगेट लैंग्वेज एंड इंस्टेड ऑफ फॉर मोर अपीलिंग नेचुरल साउंडिंग ट्रांसलेशन। तो वो जो नेचुरल मतलब जो उसकी फीलिंग है वो कभी कभी मशीन ट्रांसलेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ क्या हो जाएगा कि बस आपने एक किसी वर्ड को हिंदी में इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट, वो बड़ा ऑड होता है कई बार, क्योंकि उसका वो मतलब निकल ही नहीं पाता। तो जैसे मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने कहा कि ओके नाउ आई एम लीविंग, तो अब आई एम लीविंग मतलब मैं घर जा रही हूँ,
फॉर एग्जाम्पल कंटेक्चुअली ये है कि येस आई एम लिविंग नाउ, तो यहाँ पे तो हम पर मशीन क्या करेगी, हो सकता है मशीन उसको ऐसा ट्रांसलेट करे कि ना मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप समझ नहीं पाओगे, राइट। तो इस तरह से मशीन बस उसका एज इट इज़ वर्ड्स का ट्रांसलेशन कर देती है। दिस प्रूव स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग टेक्स्ट वेयर द ओवरऑल इम्पैक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ फ्रेज टू फ्रेज ट्रांसलेशन। ओवरऑल इम्पैक्ट भी चाहिए। हो सकता है कि ट्रांसलेशन जो हम ट्रांसलेशन ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन ट्रांसलेटर्स होते हैं वो उसका ट्रांसलेशन करें तो उसके वर्ड्स और फ्रेज बिल्कुल चेंज हो जाए, लेकिन मतलब चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मशीन क्या करेगी, फ्रेज टू फ्रेज ट्रांसलेशन कर देगी बस, तो उसका मतलब फिर कुछ भी निकलता हो, ये चैलेंज आता है। तो ये ह्यूमन ट्रांसलेटर की बात है। अभी हमने देखा यहाँ पे कि ये ह्यूमन ट्रांसलेशन है। अब मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। मशीन ट्रांसलेशन involves using software to automatically convert text from the source language to target language, है ना, without any human input। तो ये सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में ह्यूमन इनपुट कुछ भी नहीं, आप ट्रांसलेटर में डालो। कई बार ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी या अदर लैंग्वेजेस वाले भी आप लोग ट्राई करते होंगे, गुजराती इंग्लिश से गुजराती में करना है। तो मैं हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मैं कई बार इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उसका जो उसका ट्रांसलेशन है वो बहुत ही ऑड आता है। कभी कभी बहुत अजीब सा ट्रांसलेशन होता है जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं होता। तो ये चैलेंज आता है मशीन में। मोस्ट मॉडर्न मशीन ट्रांसलेशन टूल्स यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो सारे जो मॉडर्न मशीन ट्रांसलेशन है वो AI यूज़ करते हैं टू एनालाइज द सोर्स टेक्स्ट एंड जनरेट एन ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन दैट रिटेन्स द ओरिजिनल मीनिंग। तो अभी आजकल तो AI का यूज़ होता है ना। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, फर्स्ट इट इज़ मच फास्टर दैन ह्यूमन ट्रांसलेशन। ऑफ कोर्स हमने बिगनिंग में भी देखा कि ये बहुत फास्टर होता है, ह्यूमन ब्रेन उतना फास्ट नहीं होता, विच मेक्स इट आइडियल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स वेयर टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। फॉर एग्जाम्पल e-commerce businesses translating product description and mass। तो अगर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट का ट्रांसलेशन करना है ई-कॉमर्स बिजनेस का, तो फिर क्या होता है, पूरे उतने लोगों के लिए प्रिंट मीडिया या यहाँ कोई ट्रांसलेशन ज़रूरी है करना, तो वो मशीन से होता है और वो बहुत क्विक, बहुत ही जल्दी होता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि बहुत फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। सेकंड, इट इज़ मोर अफोर्डेबल दैन ह्यूमन ट्रांसलेशन। ह्यूमन ब्रेन बैठेंगे करेंगे हम, हमारे पास टाइम का बहुत सारे खर्च भी होते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है, और ये बहुत अफोर्डेबल होता है, विच मेक्स इट अ गुड ऑप्शन फॉर बिजनेसेस वर्किंग विथ स्मॉलर बजट्स। और जो बिजनेस स्मॉल बजट्स में काम करते हैं उनके लिए मशीन ट्रांसलेशन यूज़फुल है। एंड हैविंग टू रिड्यूस ट्रांसलेशन कॉस्ट, और ट्रांसलेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है, वेयर कंटेंट हैज़ लोअर विजिबिलिटी, रीच एंड ROI। आई डोंट नो व्हाट इज़ ROI, पर ये पता है कि लोअर विजिबिलिटी रहती है उसमें, पर वो किसी भी तरह से ट्रांसलेट करके एक मैसेज कम से कम कन्वे हो जाए, ये पर्पस रहता है। थर्ड, मशीन ट्रांसलेशन ऑफर्स ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन with other software platforms and workflows, making it possible to run entire translation processes without any human involvement। तो इसमें क्या होता है कि मशीन ट्रांसलेशन ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन विद अदर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लेता है ना, और बहुत जल्दी इसका ट्रांसलेशन हो जाता है टू रन एंटायर ट्रांसलेशन प्रोसेसेस विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो ज़्यादा ह्यूमन, उतने सारे लोगों को इकट्ठे नहीं करना, कुछ नहीं करना है, एक मशीन से ही वो पूरा सिस्टम रहता है, उससे ट्रांसलेट होके और वो बाहर आ जाता है। दिस कैन बी अ मेजर एडवांटेज फॉर नॉन ब्रांड ओरिएंटेड कंटेंट। तो मान लीजिए नॉन ब्रांड कंटेंट है, सच एज इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, वेयर the goal is simply to make the content accessible to as many people as possible with minimal effort। मतलब छोटा सा एक आइडिया देना है, रफ़ आइडिया, रफ़ वर्ड ज़्यादा अच्छा है, रफ़ आइडिया अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन का देना है और बहुत लोगों को देना है, तो ये मशीन ट्रांसलेशन जो है वो नॉन
ब्रांड ओरिएंटेड कंटेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक मैसेज चला जाए, तो उसके लिए मशीन ट्रांसलेशन अच्छा है। सम कंपनीज चूज़ अ हाइब्रिड अप्रोच, वो तो बेस्ट ही है। हाइब्रिड अप्रोच है अगर दैट कंबाइंस मशीन ट्रांसलेशन विद ह्यूमन पोस्ट एडिटिंग टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना। ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपने मशीन से ट्रांसलेशन, हम भी करते हैं इस तरह से कि हमने ट्रांसलेट कर लिया, बहुत पूरा एक टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, उसका प्रिंट आउट निकाला, और फिर उसमें जहाँ जहाँ हमें चेंज की ज़रूरत लगती तो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में वो चेंज हो जाता है। उस कंटेक्स्ट को पर्टिकुलर उसको अगर चेंज करना है तो वो हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो ये हाइब्रिड मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। तो ये हमने अभी दो देखे, ह्यूमन ट्रांसलेशन और मशीन ट्रांसलेशन। अब व्हाट आर द कॉमन ट्रांसलेशन टेक्निक्स और मेथड्स? कॉमन क्या है? तो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स और मेथड्स दैट ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द सोर्स मैसेज इनटू टारगेट लैंग्वेज, source text into target language. Some are better suited to certain types of text than others, and some may be more appropriate given the client's needs or the translator's preferences. क्या होता है कि बहुत सारे टेक्निक्स है करने के लिए, जहाँ पर सोर्स टेक्स्ट को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। सम आर बेटर सूटेड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ टेक्स्ट देन अदर्स। तो डिपेंड करता है कैसा ट्रांसलेशन हो रहा है, किस पर्पस के लिए ट्रांसलेशन हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंसेस सेट होते हैं। Direct translation technique. When using a direct translation technique, the translator tries to produce a target text that closely resembles the source text. तो वो क्या करता है कि अगर हमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना है तो यहाँ पर while using a direct translation technique, the translator tries to produce a target text. तो वो क्या करता है, जिस टेक्स्ट में, मान लीजिए मुझे टारगेट टेक्स्ट मेरा हिंदी है, दैट क्लोजली रिजेंबल्स द सोर्स टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। तो जैसे दिस अप्रोच इज ऑफन यूज फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक टेक्स्ट वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिटेन द ओरिजिनल मीनिंग as closely as possible. तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक, translator tries to produce a target text that closely resembles to source text, मतलब in terms of meaning, style and structure. मान लीजिए कि अगर अब मैं कहूँ हिंदी का ट्रांसलेशन होना है मारवाड़ी में फॉर एग्जांपल, तो ये टारगेट टेक्स्ट और सोर्स टेक्स्ट जो है ऑलमोस्ट सेम होगा। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग, स्टाइल और स्ट्रक्चर कहीं पर समवॉट मैच करता होगा। तो दिस अप्रोच इज ऑफन यूज टू टेक्निकल और साइंटिफिक टेक्स्ट वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिटेन द ओरिजिनल मीनिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल। तो टेक्निकल या साइंटिफिक टेक्स्ट जो होता है तो उसको चेंज करना हो तो साइंस मतलब ये ऑलमोस्ट वोकैबलरी या मीनिंग कॉमन होती है, तो वो हम डायरेक्ट इसका मेथड का यूज़ करते हैं। अब सम मेथड मोस्ट कॉमनली यूज इन डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम मेथड्स कॉमनली यूज इन डायरेक्ट ट्रांसलेशन। कौन कौन सी मेथड्स हैं जो हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन में यूज़ करते हैं? बोरोइंग, दिस इन्वॉल्व्स taking a word or phrase from the source language and using it in the target language. तो source language और target language text, तो ये वाले कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? taking a word or phrase from the source language and using it in the target language text. This is often done when there is no direct equivalent in the target language, at least not yet, or when using the source language term will add precision or clarity. For example, culinary terms such as tapas, right, are often borrowed into English, right. तो यहाँ पर इस तरह के कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस जो होते हैं, बोरोइंग कैसे, नाम ही बोरोइंग है। दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज
एंड यूजिंग इट इन द टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट। तो मान लीजिए मुझे इंग्लिश से हिंदी में करना है, परंतु कुछ वर्ड्स मैं क्या करूँगी, इंग्लिश के एज इट इज़ ले लूँगी। तो उससे क्या है, क्योंकि वो हमारे हिंदी स्पीकर्स भी सपोज समझते हैं। दिस इज़ ऑफन डन व्हेन देयर इज़ नो डायरेक्ट इक्विवेलेंट इन द टारगेट लैंग्वेज। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि कुछ वर्ड्स होते हैं बारात। अब बारात का डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कस्टम नहीं है ऐसा। तो फिर मैं क्या करूँगी, बारात को इंग्लिश में, अगर मैं हिंदी का कोई मैटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ तो मैं उसमें बारात ही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि उसके जैसा मेरे पास मतलब दैन व्हेन देयर इज़ नो डायरेक्ट इक्विवेलेंट इन द टारगेट लैंग्वेज, एटलीस्ट नॉट येट, नहीं है, अगर अभी भी नहीं है तो आप उसको इसीलिए आप उसके ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को ले लोगे। तो दिस इन्वॉल्व टेकिंग अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज एंड यूजिंग इट इन द टारगेट टेक्स्ट। तो बोरोइंग मेथड हम यूज़ करते हैं। व्हेन यूजिंग द सोर्स लैंग्वेज टर्म्स विल एड प्रिसीशन और क्लैरिटी। और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे कि इन द टारगेट लैंग्वेज एटलीस्ट नॉट येट एंड और when using the source language term will add precision और clarity। तो हम उसके clarity के लिए ब्रैकेट में भले उसके जैसा कोई equivalent word लगा देंगे, यूज़ करेंगे। तो हम इस तरह से बोरोइंग मेथड यूज़ करते हैं। फिर दूसरी है कैल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्क या लोन ट्रांसलेशन, नाम से ही पता चल रहा है कैसे। दिस इज़ अ टाइप ऑफ लोन वर्ड where the translator literally translates each element of the source text word or phrase and then combines the result to form a new word phrase in the target language। For example, जैसे Adam's apple is a calque of French poem Adam, right? ये जो वर्ड है एडम्स एप्पल उसी से निकला हुआ, फ्रेंच से निकला हुआ वर्ड है जो इंग्लिश में इस तरह से एडम्स एप्पल बन गया। तो वो क्या करे कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ लोन वर्ड, वेयर लोन वर्ड हमने उससे लोन लिया है एक तरह से ना, वेयर ट्रांसलेटर लिटररी ट्रांसलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। तो वो क्या करेगा, ट्रांसलेट तो करेगा, लिटररी ट्रांसलेट ईच एलिमेंट ऑफ द सोर्स टेक्स्ट वर्ड और फ्रेज एंड देन कंबाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड देन कंबाइन द रिजल्ट टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो वो क्या करेगा, उसमें से लोन वर्ड जो है वो ले लेगा और उसको कंबाइन द रिजल्ट टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, नया वर्ड या फ्रेज, न्यू वर्ड फ्रेज इन द टारगेट, और नया वर्ड बना देगा। यहाँ से हमने ये वर्ड उठाया और इसमें नया वर्ड बना दिया इस तरह से। तो क्या करा हमने कि वे ट्रांसलेटर लिटरली ट्रांसलेट ईच एलिमेंट ऑफ सोर्स टेक्स्ट और फ्रेज एंड देन कंबाइन। तो क्या करेंगे हम, अपने दो वर्ड्स को, एक इंग्लिश का और एक फ्रेंच का मिला के इन्होंने बना दिया एडम्स एप्पल, इस तरह से। तो ये इसको कहते हैं कैल्क या लोन ट्रांसलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट लिटरल ट्रांसलेशन। दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन suitable for language pairs that have a high degree of similarity। तो लिटरल ट्रांसलेशन क्या है, suitable for language pairs that have a high degree of similarity। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे दिस इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन suitable for language pairs। तो यहाँ that have a high degree of similarity, the translator tries to produce a target text that closely resembles the source text in terms of word order, sentence structure, meaning and style, with a direct equivalent for each word or phrase। For example, the Portuguese phrase "O gato bebe agua", the cat drinks water, would be translated literally into Spanish as el dodo, जो भी है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला मेथड हम कब यूज़ करते हैं, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं हम, दिस इज़ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन सूटेबल फॉर लैंग्वेज पेयर्स। तो ये लैंग्वेज पेयर्स के दैट हैव अ हाई डिग्री ऑफ सिमिलरिटीज़,
जिसमें काफ़ी सारे जो मान लो कोई फ्रेज़ है या प्रोवर्ब है वो एक जैसा इंग्लिश में और हिंदी में, मैं 2 लैंग्वेजेस को लेके एग्जांपल दे रही हूँ, मैच करता हो, तो द ट्रांसलेटर ट्राइज टू प्रोड्यूस अ टारगेट टेक्स्ट दैट क्लोजली रिजेंबल्स the source text in terms of word order, sentence structure, meaning, style with a direct equivalent for each word or phrase, है ना। तो अगर ये वर्ड ऑर्डर उनका भी वैसा ही है और 2 लैंग्वेजेस का मान लो वर्ड ऑर्डर एक जैसा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी उनका मैच करता हो, मीनिंग भी और स्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम हो, थोड़ा बहुत चेंज हो, तो फिर हम कैसा लिटरल ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं और वो सक्सेसफुल होता है। पोर्चुगीज़ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर इसमें ये वाला जो फ्रेज़ है तो इसका मतलब है द कैट ड्रिंक्स वाटर, है ना, वुड बी ट्रांसलेटेड लिटरली इनटू स्पेनिश। तो ये पोर्चुगीज़ है और इसका स्पेनिश में, पोर्चुगीज़ से स्पेनिश में जरा सा चेंज है, ये एआई और गेटो बेबी एगुआ जो भी है ये पूरा सेम है ना। तो यहाँ तो सेम है, बस ये चेंज है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए फिर है ऑब्लिक ट्रांसलेशन टेक्निक्स। ऑब्लिक क्या, व्हेन यूजिंग एन ऑब्लिक ट्रांसलेशन टेक्निक द ट्रांसलेटर टेक्स अ more creative approach, producing a target text that conveys the same meaning as the source text but is not necessarily a direct equivalent. This approach is often used for literary or marketing text where preserving the original style is more important than retaining the exact meaning. अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। देखो ऑब्लिक में कैसे होता है। ऑब्लिक ट्रांसलेशन में व्हेन यूजिंग एन ऑब्लिक ट्रांसलेशन टेक्निक द ट्रांसलेटर टेक्स मोर क्रिएटिव अप्रोच, तो वो बहुत अपने हिसाब से उसको क्रिएटिव बनाता है। प्रोड्यूसिंग अ टारगेट टेक्स्ट दैट कन्वेज द सेम मीनिंग, तो वो क्या करता है, टारगेट टेक्स्ट को यूज़ करता है एंड कन्वेज द सेम मीनिंग एज द सोर्स टेक्स्ट। तो वो क्या करता है कि टारगेट टेक्स्ट को बनाता है और वो कन्वेट द टारगेट टेक्स्ट दैट कन्वेज सेम मीनिंग एज सोर्स टेक्स्ट बट is not necessarily a direct equivalent. This approach is often used for literary or marketing text. तो ये जो अप्रोच है ये मार्केटिंग के लिए या लिटरेरी टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है। वेयर प्रिजर्विंग द ओरिजिनल स्टाइल, जिसमें आप उसका सेंस जरा सा भी नहीं बिगाड़ सकते, ओरिजिनल स्टाइल के लिए बचाने के लिए, तो फिर वहाँ आपको अपनी क्रिएटिव अप्रोच यूज़ करनी होती है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। सम मेथड्स कॉमनली यूज इन ऑब्लिक ट्रांसलेशन, कैसे, ट्रांसपोजिशन, तो इसमें क्या है, ट्रांसपोजिशन, दिस इन्वॉल्व्स चेंजिंग द वर्ड क्लास ऑफ अ सोर्स टेक्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ वर्ब इन द सोर्स टेक्स्ट माइट बी transposed into a noun in the target text. A verb in the source text, तो इसमें क्या है, might be transposed into noun in the target। जो आप यहाँ एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन में क्या है, ट्रांसपोजिशन भी ये वाला ही मेथड है। ऑब्लिक ट्रांसलेशन का एक एग्जाम्पल है, मतलब एक मेथड है। तो इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व चेंजिंग द वर्ड क्लास ऑफ, तो वर्ड क्लास क्या है कि किसी एक ऑफ अ सोर्स टेक्स्ट एलिमेंट। तो मान लो सोर्स टेक्स्ट एलिमेंट में ये वर्ब, फॉर एग्जाम्पल अ वर्ब इन सोर्स टेक्स्ट माइट बी ट्रांसपोर्टेड इनटू नाउन। तो आपने यहाँ पे कोई वर्ड जो है वो एज अ वर्ब यूज़ होता है। इंग्लिश में क्रॉस जो है वो मान लो कि आई एम क्रॉसिंग द रोड, तो यहाँ क्रॉसिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। लेकिन मैं जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें क्रॉस को नाउन की तरह यूज़ अगर करती हूँ तो इस तरह का चेंज ट्रांसपोजिशन होता है। उसमें वर्ड क्लास चेंज होती है, मतलब वर्ड क्लास यानी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है, ठीक है। दूसरा है मॉड्यूलेशन। दिस मैथड चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू इन द टेक्स्ट target text. For example, if the source text describes how something is difficult, the translator might decide to render this as it's not easy in the target text. Modulation कर देता है। This method changes the point of view in the target text. तो point of view change हो जाता है, मतलब कि
इज़ डिफ़िकल्ट को उसने कहा इट इज़ नॉट ईजी, तो आपने बात वही कह रहे हो, पर इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चेंज। आप एग्जाम्पल से उसको बड़े अच्छे से समझ लोगे कि इफ़ द सोर्स टेक्स्ट जो है उसमें सोर्स टेक्स्ट में क्या है, अगर सोर्स टेक्स्ट यहाँ पे है कि इज़ डिफ़िकल्ट, तो आपने उसको टारगेट लैंग्वेज में क्या कहा, द ट्रांसलेटर माइट डिसाइड टू रेंडर दिस एज इट इज़ नॉट ईजी। तो इज़ डिफ़िकल्ट को आपने या तो उसमें इज़ डिफ़िकल्ट लिखा था, आपने उसको कह दिया इट्स नॉट ईजी इस तरह से, तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। फिर रिफॉर्मुलेशन और इक्विवेलेंस है ना। तो रिफॉर्मुलेशन मतलब रिफॉर्म करना, राइट, व्हेन idiomatic expressions, proverbs or culturally specific references don't lend themselves to literal translation। आप किसी भी idiomatic expression का, proverbs का और culturally specific references को डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कुछ अजीब ही मीनिंग हो जाएगा उसका। मान लो आपने कहा कि बताती हूँ आपको कि एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, ठीक है, तो आपने अधजल गगरी छलकत जाए। अब उसका मतलब बहुत अलग अलग मीनिंग है, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए और आपने कहा एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, तो बिल्कुल अलग। उसको आप इंग्लिश में डालोगे हिंदी में तो कुछ और ही मीनिंग आएगा। तो द ट्रांसलेटर मस्ट यूज दिस मैथड टू रिप्लेस दैम विद एन एक्सप्रेशन दैट कन्वेज, तो उसको एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड देन कन्वेज अ सिमिलर मीनिंग इन द टारगेट कल्चर। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश एक्सप्रेशन इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, राइट, तो यहाँ पर कुड बिकम दिस वन इन फ्रेंच, राइट। तो वो बिल्कुल मीनिंग, मैं हिंदी में अगर आपको बताऊँ तो अगर इसका सोर्स टेक्स्ट है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग और टारगेट लैंग्वेज है हिंदी, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है इस प्रोवर्ब को, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आपने कहा कि बारिश में कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं, कुछ इस तरह का मीनिंग आ जाएगा, तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। इसीलिए आपको उसको अपनी लैंग्वेज में आप कहोगे कि बहुत तेज है ना, मूसलाधार वर्षा, तो वो मूसलाधार वर्षा ही इसका इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन है। तो वो आपको बना के रखना है, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करने के लिए एक्सप्रेशंस का दैट कन्वेज अ सिमिलर मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दैट टारगेट कल्चर, उस कल्चर को आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, नहीं तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर एडेप्टेशन और कल्चरल सब्सटीट्यूशन, दिस इज़ अ टाइप ऑफ reformulation where the translator replaces a cultural references in the source text with one that is more similar to the target audience. For example, if a text mentions a local holiday that is not celebrated in the target culture, the translator might substitute a more widely recognized holiday, right? So that adaptation is at the heart of localization versus translation distinction। कैसे बताती हूँ मैं। एडेप्टेशन और कल्चरल सब्सटीट्यूशन, तो आपको नई चीज़ अडॉप्ट करना पड़ेगी या वहाँ उसका कल्चरल सब्सटीट्यूशन डालना पड़ेगा। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन वेयर द ट्रांसलेटर रिप्लेसेस अ कल्चरल रेफरेंसेस, तो वो क्या करेगा, कल्चरल रेफरेंसेस को रिप्लेस करेगा in the some source text with one that is more familiar to the target audience. For example, कि अगर मान लो उन्होंने कहा कि if a text mention a local holiday that is not celebrated in target culture, मान लीजिए कि क्या मनाते हैं वो लोग फॉरेन में, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं ना जिसमें वो उनके एंसेस्टर्स को याद करते हैं, राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग, तो अगर वो कुछ उसमें ऐसा मेकअप करते हैं, स्पिरिट्स बनाते हैं, क्या बच्चे करते हैं, मैं भूल रही हूँ अभी, तो वो कल्चर हमारे यहाँ तो नहीं है, तो हम तो नहीं मनाते, लेकिन हम उसको अक्षय तृतीया में अपने पूर्वजों को याद करते हैं, राइट।
तो इस तरह का अगर हॉलीडे, तो मैं उस कुछ उसके सब्स्टिट्यूट बनाऊंगी, तो मैं वो अक्षय तृतीया वाला, क्योंकि लोग समझेंगे कि हाँ, इस फेस्टिवल में हम अपने सीनियर सिटीजन को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं इस तरह से। तो ये रिप्लेसमेंट जो है वो हम इसमें मनाते हैं, ठीक है। मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, पर वो आप समझ गए होंगे कि उस तरह के जो बच्चे पूर्वज बन के ऐसे स्पिरिट मतलब बन के आते हैं, घोस्ट वोस्ट बन के आते हैं, कुछ तो भी है वो। तो वो हमारे यहाँ अक्षय तृतीया में हम घोड़े और वो सब उसकी पूजा करते हैं, मटके में सत्तू लगा के रखते हैं और वो सब करते हैं, वो पूर्वजों के लिए। तो शायद मैं अगर ट्रांसलेट करूँ तो मैं उस फेस्टिवल को इससे कंपेयर करूँगी, तो वो इसके अंतर्गत इसमें आता है एडेप्टेशन और कल्चरल सब्स्टिट्यूशन, राइट। नाउ व्हाट अबाउट ट्रांसक्रिएशन, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी फ़िलहाल तो नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ट्रांसक्रिएशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्लिक ट्रांसलेशन मैथड्स प्लस क्रिएटिव राइटिंग टू प्रोड्यूस अ टारगेट टेक्स्ट दैट इज़ नॉट only culturally appropriate but also engaging and effective in its own right. This approach is often used for marketing or advertising texts where the focus is on creating an emotionally resonant message that speaks to the target audience in their own language. So while transcription is sometimes seen as separate discipline from translation, it is actually aims to preserve the message intent और ट्रांसक्रिएशन का मेन पर्पस है कि किसी भी तरह से उस मैसेज की सोल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना, इंटेंट एंड स्टाइल ऑफ द सोर्स टेक्स्ट वाइल मेकिंग इट फिट फॉर टारगेट ऑडियंस। आप टारगेट ऑडियंस में सेम मैसेज जाए लेकिन फीलिंग भी वही रहे, इंटेंशन वही रहे, तो फिर उसके लिए आप लैंग्वेज को किसी भी तरह से दूसरी तरह की लैंग्वेज यूज़ करो, पर उसका इंटेंशन मैसेज शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो दिस मेक्स इट मोर ऑफ स्पेशलिटी विद इन फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन दैन अ सेपरेट डिसिप्लिन। नाउ तो अब सम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Then there are several different types of translation, each with its own challenges and best practices. तो बहुत तरह के ट्रांसलेशन है और सबके अपने अपने तरीके के चैलेंजेस भी हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन ट्रांसलेशन क्या क्या है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांसलेशन, हमने स्टार्ट ही टॉपिक बिजनेस ट्रांसलेशन से किया था कि वी स्पीक बिजनेस ट्रांसलेशन एज एन अम्ब्रेला टर्म व्हेन द ट्रांसलेटर transfer of meaning between two languages has the purpose of accompanying global business activity। जब हमें अपना बिजनेस एक्सपांड करना हो तो बिजनेस ट्रांसलेशन हम का यूज़ करते हैं। This could involve the most varied types of documents, marketing materials and digital assets। तो इसमें कई तरह के ट्रांसलेशंस होते हैं और उसमें है मटेरियल और डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, डॉक्यूमेंट्स, मार्केटिंग मटेरियल, कैसे सेल करना है, उसको कैसे मैसेज लोगों तक कन्वे करना है, कैसे जाएगा, एडवर्टाइज क्या है, पंच लाइन क्या है, मोटो क्या है, ये सारी चीज़ें, मैसेजेस, ये सब इसमें इस तरह के ट्रांसलेशन बिजनेस ट्रांसलेशन में। फिर डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांसलेशन दैट डील्स स्पेसिफिकली विद ट्रांसलेशन ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस, internal memos, manuals, legal contracts, technical specifications, and other important documents. Complexity may arise from the large volumes and fragmented nature of business documents, as well as the need to maintain consistent terminology throughout the document corpus। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन बिजनेस ट्रांसलेशन का ही एक रूप है, लेकिन इसमें बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो होते हैं, लेना देना आपस में, कोई ऑर्डर करते हो आप कंप्यूटर, तो आपने कंप्यूटर, आपका मान लो कंप्यूटर का बिजनेस है और आपकी सप्लाई बंगाल के किसी प्लेस में है, गुजरात में है, तो आपको वहाँ के लैंग्वेज, आपका लेना देना, मेल, ये वो सब कुछ, आपको बहुत सारा मटेरियल उसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो वो पूरा बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो होगा वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन इसी में होगा। पूरे डॉक्यूमेंट्स उसमें ट्रांसलेट होंगे, मेमोज होंगे, इंटरनल मेमोज वो होंगे,
ट्रांसलेट होंगे, है ना। तो जितने भी वो होते हैं मेमोरेंडम्स होते हैं, फिर मैनुअल जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रांसलेट होंगी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, है ना, एंड अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सभी पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरी चीज़ें, पूरा नेगोशिएशंस, पूरी आपकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, वो सब पूरे डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी में अराइज फ्रॉम द लार्ज वॉल्यूम्स एंड फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, दोनों में एक चैलेंज तो है, एज वेल एज द नीड टू मेंटेन कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट कॉर्पस। पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी बनेगा उस सब में टर्मिनोलॉजी को सेम आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग, आपके और गुजरातीज़ के या आपके और बंगालीज़ के बीच में वो टर्मिनोलॉजी, तो वो हमेशा वैसी ही रहेगी, ठीक है। फिर लीगल ट्रांसलेशन, अनदर सबसेट ऑफ बिजनेस ट्रांसलेशन, दिस स्पेशलिस्ट एरिया इंक्लूड्स द ट्रांसलेशन ऑफ लीगल, जुडिशियल और जुडिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो लीगल ट्रांसलेशन होते हैं, जुडिशियल ट्रांसलेशन होते हैं, ये सारे इसमें आएंगे। वारंट्स होते हैं, फिर रजिस्ट्रेशंस होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स, एफिडेविट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, proceedings, trials, decrees, contracts, right? And insurance policies are only some examples of legal document that may need translating. तो ये तो बड़े टेक्निकल और डिफ़िकल्ट भी होते हैं क्योंकि इसमें उसके पैरेलल उसके जैसा वर्ड फाइंड आउट करना, तो ये बड़े, और ये बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे एग्जाम्पल्स, तो ये होते हैं। फिर एक्यूरेसी इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन लीगल ट्रांसलेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी, क्योंकि लीगल ट्रांसलेशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एज इवन अ स्मॉल मिस्टेक कुड हैव मेजर रिपरकशंस। एक छोटा सा वर्ड का ट्रांसलेशन अगर उसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं मिला तो बहुत बड़ा रिपरकशन, बहुत बड़ा उसका रिजल्ट झेलना पड़ सकता है। तो ये बहुत सीरियस ट्रांसलेशन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन है लीगल ट्रांसलेशन। फिर लिटरेरी ट्रांसलेशन, दिस टाइप ऑफ क्रिएटिव ट्रांसलेशन इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग मीनिंग, क्योंकि इसमें ये क्रिएटिव क्यों है, क्योंकि इसमें मीनिंग, स्टाइल, ब्यूटी ऑफ लिटरेरी वर्ड्स बिटवीन लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम पोएट्री एंड ड्रामा टू नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, लिटरेरी ट्रांसलेशन इज़ अ ट्रू आर्ट फॉर्म that often requires the translator to exercise a great deal of creative freedom। तो वो अपने हिसाब से उसमें क्रिएटिविटी डालेगा टू डू जस्टिस टू द सोर्स टेक्स्ट, तो जस्टिस कर पाए कि वो जो पोएम लिखी है T.S. एलियट ने, सपोज वेस्टलैंड, तो वो वैसे की वैसे संस्कृत में या इंग्लिश में या फ्रेंच में या जर्मन में सेम फीलिंग, क्यों कुछ उसमें वो लास्ट में जैसे T.S. एलियट ने यूज़ किया क्या है वो, दम्यते, मैं भूल रही हूँ अभी, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा ओम शांति शांति शांति, तो वो जो है दया, दम्यता, दत्यते, ऐसा करके कुछ संस्कृत के टर्म्स हैं, तो वो ही फीलिंग के साथ उसमें ट्रांसलेट होना चाहिए, किसमें, इंग्लिश में या फ्रेंच में या जर्मन में या बंगाली में। तो उन्होंने जो कहा है संस्कृत के कपलेट लास्ट में जो द वेस्टलैंड फिनिश की है उस पोएम को, तो वो वैसा का वैसा ट्रांसलेट हर लैंग्वेज में होना चाहिए। ये बड़ा चैलेंज है कि जैसे द अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, तो वाई अप्रैल इज़ अ क्रूएलेस्ट मंथ, इसमें वो शुरू करते हैं पोएम, तो वो वैसा का वैसा ये बड़ी क्रिएटिविटी, इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांसलेटर है वो बहुत, उसको क्रिएटिव फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उसको जस्टिफाई कर पाएगा, ठीक है। फिर टेक्निकल ट्रांसलेशन, टेक्निकल ट्रांसलेशन ग्रुप्स टुगेदर अ broad range of scientific and technical texts that range from user manuals, service guides and installation instructions to software strings and data sheets। तो ये सारे टेक्निकल जैसे नाम पे पता चलता है, तो दैट्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्स्ट दैट रेंज फ्रॉम यूज़र मैनुअल, सर्विस गाइड्स, है ना, और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, मुझे RO लगवाना है तो उसका इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, तो वो मेरी लैंग्वेज में होगा तो मैं ज़्यादा समझ पाऊँगी।
टू सॉफ्टवेयर स्ट्रिंग्स एंड डेटा शीट्स, तो उसमें सारा इनवॉइस और सब कुछ वो है, तो ये टेक्निकल ट्रांसलेशन है। तो वो टेक्निकल वर्ड्स जो है उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन करना। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज ऑफन कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द नीड टू मेंटेन कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट द टेक्स्ट, क्योंकि आपको उसकी सेम टर्मिनोलॉजी, सेम वर्ड्स मिलना चाहिए। तो ऐसा ट्रांसलेशन टफ हो जाता है, एज वेल एज द रिस्क ऑफ इनएक्यूरेसी अफेक्टिंग द सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कि मान लीजिए मैं आरओ लगवा रही हूँ और मैंने स्विच और वो प्रॉपर नहीं समझा, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी में सब चाहिए है पूरा मटेरियल, तो उसका ओरिजिनल पूरा नहीं तो वो बहुत बड़ा उसकी ज़रा सी भी इनएक्यूरेसी सेफ्टी में, आपके एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ जो होते हैं, जो दोनों लैंग्वेज को बहुत प्रॉपर फैमिलियर होते हैं, एंड सपोर्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट टूल्स आर, और उस पर्टिकुलर टेक्निकल इश्यूज़ को भी समझते हैं, एसेंशियल फॉर टेक्निकल ट्रांसलेशन। तो उनको उसकी टेक्नोलॉजी पूरी आती है और साथ में लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तभी वो कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल ट्रांसलेशन, द नीड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ ग्लोबल कॉन्स्टेंट, which means that there is a continuous demand for the translation of financial document. This type of translation may include anything from balance sheets and income statement. हम RTI हमारा रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसका जो ट्रांसलेशन है सब सपोज टू ऑडिटिंग रिपोर्ट्स एंड मार्केट एनालिसिस, ये सारा इसमें होता है। एंड द emergence of fintech has also created new demand for translation of software apps and website in this domain। तो ये फाइनेंशियल ट्रांसलेशन पूरा फाइनेंस से रिलेटेड होता है। फिर ई कॉमर्स ट्रांसलेशन, इन द एज ऑफ ग्लोबल ई कॉमर्स बिजनेसेस need to be able to reach consumers in multiple markets. This means that landing pages, product description, reviews and blog posts need to be translated into the language of the target market. E-commerce translation often needs to strike a balance between accuracy and SEO, search engine जो होता है उसके बीच में friendliness, as well as being adapted to local customs and cultural norms। तो ये भी चैलेंज, ट्रांसलेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। देन मार्केटिंग ट्रांसलेशन डील्स विद द एडेप्टेशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट टू मेक इट कल्चरली रेलेवेंट एंड लिंग्विस्टिकली एक्यूरेट इन लोकल मार्केट। तो मार्केटिंग ट्रांसलेशन कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, लोगों के दिमाग तक आपको वो अपना प्रोडक्ट बताना है, तो नेचुरली आप उनकी भाषा में उनको समझाओगे, लिंग्विस्टिकली एक्यूरेट, तो वो समझेंगे। तो आपको उस भाषा, मुझे मालवी नहीं आती तो मुझे मालवी पक्के तौर पर क्योंकि मैं मालवी में बोलूँगी तो अपने कस्टमर्स बना पाऊँगी। तो एट द सेम टाइम मार्केटिंग ट्रांसलेशन शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लोकल रेलिवेंसी एंड ग्लोबल ब्रांड कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपका ब्रांड ग्लोबल ब्रांड है, आपका प्रोडक्ट ग्लोबल है, ब्रांड है, तो वो तो बताना ही है, पर वो गांव की उस लेडी को समझाने के लिए उसकी भाषा में भी आपको समझाना है। ये फिर चैलेंजिंग है, वाइल बीइंग एक्यूरेट एंड ट्रू टू ओरिजिनल मैसेज। इट ऑल्सो नीड्स टू अपील टू लोकल सेंसिबिलिटीज़। आपको उनके पास बैठना है, उनकी भाषा में उनको कभी एक्ट करके बताना है, कभी उनको एग्जाम्पल्स देके, वो सारा बहुत आपको उस तरह से करना है, जिसके कारण ये मार्केटिंग ट्रांसलेशन भी इतना इजी है नहीं। मेडिकल ट्रांसलेशन मेडिकल सेक्टर इज़ हाईली regulated industry with specific requirements for the translation of clinical trial protocols, patient information, leaflets, regulatory documentation and other important texts. Inaccuracy in medical translation can have life or death consequences। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना ग्रेव एरिया है जहाँ पर मेडिकल सेक्टर इज़ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो आपको उसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए
ट्रायल प्रोटोकॉल्स के लिए, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स होती है, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है। क्यों? इनएक्यूरेसी, जरा सी लापरवाही इन मेडिकल ट्रांसलेशन कैन हैव लाइफ और डेथ, पूरा जीवन मृत्यु का सवाल, कॉन्सिक्वेंसेज। तो बिल्कुल एक्यूरेट होना पड़ता है दवाइयों के लिए और हर चीज़ के लिए, विच इज़ वाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन डिमांड्स स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट मैटर। तो उसमें तो डॉक्टरी या इस तरह के लोग मैटर, एक्सपर्टीज़ एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड अटेंशन। तो बहुत सीरियसली लेना पड़ता है इस ट्रांसलेशन को। अब अच्छी बात यह है कि अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज जो है MBBS, वो हिंदी में मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम में शुरू हुआ, पर उसके ट्रांसलेशन में बहुत टाइम लगा होगा और बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। जो एक अच्छा डॉक्टर भी है, और वो डॉक्टर मेडिकल की अगर बात करूँ तो डॉक्टर जो उतनी ही उसकी हिंदी में पकड़ हो और इंग्लिश में पकड़ हो, तब वो पूरा इंग्लिश मटेरियल हिंदी में ट्रांसलेट कर पाया होगा, या उतना 100% हुआ भी है या नहीं। क्योंकि हमने देखा कि ज़रा सा भी अगर लापरवाही होगी तो ये क्या है, लाइफ और डेथ कॉन्सिक्वेंसेस की बात आती है इसमें। फिर है लाइफ साइंस ट्रांसलेशन। लाइफ साइंस इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट कवर्स द फील्ड ऑफ मेडिकल, मेडिसिन, हेल्थ केयर, है ना, ये सब लाइफ साइंसेज में आते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल्स एंड बायो टेक्नोलॉजी शेयर्स द सेम पर्पस एज मेडिकल ट्रांसलेशन, फैसिलिटेटिंग एंड dissemination of knowledge and information that can save lives and improve the quality of life of people worldwide। ये ऑलमोस्ट उतने ही चैलेंज हैं जितने मेडिकल ट्रांसलेशन में है, क्योंकि इससे भी आप क्या कर सकते हो, किसी की लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके हेल्थ केयर और सारा फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, ये मेडिसिन एंड ऑल, ये सारा ट्रांसलेशन इट शेयर्स द मेथडोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस of technical translation as well as same high stakes in terms of accuracy and attention to detail। तो वो भी उतना ही ज़रूरी है। फिर NGO translation, translation of NGOs and non-profit organization often deals with sensitive topics such as human rights। तो NGOs वाले ही ट्रांसलेशन तो ह्यूमन राइट्स है, पावर्टी है, क्राइसिस सिचुएशंस है, डिजीज़ है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ NGO ट्रांसलेशन इज़ टू ब्रेक डाउन लैंग्वेज बैरियर्स। तो क्योंकि अगर आपको आपकी भाषा, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, तो फिर आप किससे कहोगे, कैसे अपने बात को एक्सप्रेस करोगे, अपना दर्द, अपना अनुभव कैसे बताओगे। बंगाल में जो हुआ, ऐसे इस तरह के केसेस होते हैं, तो NGOs आते हैं, हेल्प करते हैं, आपको नंबर्स देते हैं। तो आपको लैंग्वेज बैरियर्स मतलब ब्रेक डाउन, अपने लैंग्वेज अगर बैरियर बन रही है तो फिर आपको उसको NGOs ट्रांसलेशन इज़ टू ब्रेक डाउन लैंग्वेज बैरियर्स। तो वो आपकी अपनी भाषा में आप समझेंगे, सुनेंगे, आपको फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। तो वो आपके कल्चर को समझते हैं। क्योंकि उनके पास उसका ट्रांसलेशन जो NGO ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टॉपिक्स में उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन, ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नीड टू बी एडेप्टेड टू द कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ टारगेट मार्केट। तो ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, नीड टू बी एडेप्टेड टू द कस्टम। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन, कन्वेंशंस एंड प्रेफरेंसेस टू द टारगेट मार्केट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन और सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन is part of it। The translation of text strings within the user interface plus any accompanying documentation, the adaptation of visuals, UX functionality and other non-textual elements such as aspects of software localization outside the scope of translation। तो ये टफ है और रेयर है थोड़ा। तो इसमें क्या है, ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं नीड टू बी अडॉप्टेड टू द कस्टम्स एंड कन्वेंशंस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ टारगेट मार्केट। तो कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, उसको कैसे वर्कआउट करता है, उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे फंक्शनिंग है। अभी ऑनलाइन आजकल सब मार्केटिंग है, तो उसका अगर मुझे गाइड्स, मैंने अमेज़ॉन मान लीजिए अपने फ़ोन में वो तो कर लिया,
ऐप तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन फिर मुझे उसको उसके इंस्ट्रक्शन जो आ रहे हैं वो नहीं आ रहा, कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कैसे पेमेंट होता है, कैसे जाते हैं, ये सारा इसमें आता है। इस तरह का समझना है इसको, उसको सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन कहते हैं। ऐप ट्रांसलेशन within software localization, app translation is the process of translating the text content of mobile apps, जो मैंने अभी बताया ऑलमोस्ट वही है। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स द ट्रांसलेशन ऑफ यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स सच एज बटन्स, फिर मेन्यूज, error messages, as well as in app content such as product description, help pages, मार्केटिंग कॉपी कैसे करोगे, कौन, तो वो फिर उनकी भाषा आप जैसे ही डालते हो तो आ जाता है हिंदी में कि अब ऐसे करें, आगे बढ़े, इस तरह का। वेब ट्रांसलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ वेब localization that concerns itself with translating the textual content of websites into multiple languages। अब तो बहुत सारी लैंग्वेज आप क्लिक करो और ट्रांसलेशन हो जाता है। विजुअल और functional elements are not part of website translation scope, from blog posts and articles to landing pages and product descriptions। Website translation helps business reach a global ऑडियंस। नेचुरली अगर बहुत अपनी भाषा में तुरंत ट्रांसलेट हो जाता है तो मुझे वो प्रोडक्ट, वो मैटर, वो ऐप समझ में आता है। एंड वेब कॉपी नीड्स एक्यूरेट SEO friendly, engaging and a natural sounding translation adapted to the customs and preferences of the target market। तो ये समझ में आता है। तो ये हो गया। अब ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, एज ट्रांसलेशन technological advances are providing new tools to automate and streamline business processes. The translation function is no exception, from translation app and plugins to neural machine translation. Translation software is becoming more sophisticated and easier to use, and then making it a valuable asset for businesses that need to communicate across languages, creating an effective translation process. Whether you are working with a team of in-house translators or out sourcing of translator vendor, is essential to getting the most out of your translation budget, right? तो ये है। अब इसमें कैट टूल समझ लो थोड़ा सा। कैट कंप्यूटर असिस्टेंट टूल है। तो यहाँ पर असिस्टेंट translation tools are software programs that help translator improve translation quality and work more efficiently by automating repetitive tasks. To evaluate a translation tool and its suitability for your needs, looking at the features and functionality as well as its compatibility with your existing सिस्टम इज़ एन एसेंशियल। तो ये बस आप ये समझ लो इसमें कि ये जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन है जो हम देख रहे हैं अभी AI में। उसमें मोस्ट कैट टूल्स ऑफर नंबर ऑफ फीचर्स, जैसे कि कैन हेल्प विथ कंसिस्टेंसी, प्रोडक्टिविटी एंड QA सच एज translation memory. It stores previous translated segment of text called translation units or segments in database। तो आप करते हो तो सेव रहता है, ट्रांसलेशन सेव रहता है। व्हेन ट्रांसलेटर एनकाउंटर्स अ न्यू सेगमेंट दैट इज सिमिलर टू स्टोर्ड सेगमेंट, तो आपको हेल्प करता है, मेमोरी में रहता है। दिस हेल्प्स एंश्योर कंसिस्टेंसी इन रिपीटेड कंटेंट। तो आप करते हो तो वो आपको ब्लिंक करके बताता है। और इस तरह से इसको बहुत ज़्यादा मैं नहीं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर दूसरा है ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है दैट हेल्प्स बिजनेसेस मैनेज टू एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ये सब टेक्निकल है, इसको मैं अभी बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, पर ओवरऑल आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट ज़रूर हम देख लेते हैं। इफ़ यू आस्क एनी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हाउ टू ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स और हाउ टू translate a web page, they will likely tell you that one of the most important aspects of job, regardless of the industry, is ensuring translation quality. Translation quality assessment is the process of assessing the quality of translation
against specific criteria. Establishing these criteria right from the start is the first step in ensuring that the final translation meets your standard. Once you have determined what good looks like for your project, the next step is to provide clear and concise instructions and references material to translation team to help ensure that they have all the information they need to produce high quality translation. तो ओवरऑल अच्छी क्वालिटी का ट्रांसलेशन करने के लिए भी कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट प्रोसेस विल कवर इंक्लूड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो, फिर टर्मिनोलॉजी कंसिस्टेंसी हो, है ना, तो प्रॉपरली टर्मिनोलॉजी और कंसिस्टेंसी बनी रहे आपके ट्रांसलेशन में, फिर एक्यूरेट मीनिंग जाए उसी का बिल्कुल सेम सब्स्टिट्यूट हो, फेथफुल स्टाइल हो, फ्लुएंसी एंड रीडेबिलिटी हो, लेआउट एंड फॉर्मेटिंग हो, कल्चरल स्पेसिफिक नॉइसेस, गाइडलाइन एंड ब्रीफ एडरेंस। तो ये है बस, दैट इज़ ऑल। ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बता रहा है वो कि प्रोफेशनल ट्रांसलेशन सर्विसेज डिस्क्राइब दिस एंड सम ऑफ दीज नॉलेज प्रोफेशनल्स इंक्लूड लिंग्विस्ट, translators, editors, proofreaders, etc., who ensure that content reads naturally and appeals to cultural preferences। ये हेल्प करते हैं हमें लिंग्विस्ट जो होते हैं वो। फिर डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन इंजीनियर्स, तो वो आपको मशीन में आपकी मतलब हु प्रिपेयर योर प्रोडक्ट एट द कोड लेवल टू मेक इट लोकलाइजेशन फ्रेंडली, तो वो मशीन का आपका जो भी है वो हेल्प करते हैं। यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स हु क्रिएट लोकलाइजेशन फ्रेंडली डिज़ाइंस, एडेप्ट लेआउट्स एंड यूज़ इंटरफेस, तो ये कुल मिलाकर आपको इस तरह का टेक्निकल हेल्प करते हैं। फिर लोकलाइजेशन ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु लीड लोकलाइजेशन प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो वो आपको उस तरह से हेल्प करते हैं। और लोकल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स तो होते हैं हु हेल्प यू अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट, कि क्या है वो आपको उसमें समझने में कि मार्केट यहाँ कैसे चलता है, किस तरह का ये लोग मेथड अडॉप्ट करते हैं ना। चूज़ द मोस्ट रेलिवेंट चैनल्स, और वो आपको चैनल बताते हैं कि आप इसके थ्रू जाओ तो आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वेबसाइट ट्रांसलेशन सर्विसेज, यू विल want to make sure that everyone involved in an expert in their field so that they can best transfer द मीनिंग ऑफ योर वेबसाइट। तो आप अपनी वेबसाइट में अलग अलग मीनिंग, तो आपको अच्छे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, है ना। तो ट्रांसलेटर एक्चुअली बहुत स्कोप भी है इसमें, ऐसा नहीं है। तो द रोल ऑफ ट्रांसलेटर प्ले अ वाइटल रोल इन लोकलाइजेशन प्रोसेसेस, तो आपको लोकल उसमें जो भी प्रोसेस है उसमें ट्रांसलेटर का बहुत अहम रोल होता है। दे आर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट, नेचुरली उनकी लैंग्वेज में कमांड होती है। वो ट्रांसफ़र मीनिंग मतलब राइटिंग में भी होती है, स्पीकिंग में भी होती है, मीनिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर कंसीडरिंग कल्चरल नॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, तो हर कल्चर से भी वहाँ के familiar होते हैं, वाकिफ़ होते हैं। अ ट्रांसलेटर्स जॉब इज़ टू प्रोड्यूस एन एक्यूरेट एंड नेचुरल साउंडिंग ट्रांसलेशन दैट रीड्स एज इफ़ इट वर ओरिजिनली रिटन, तो वो लगता नहीं कि ट्रांसलेशन ऐसा लगता है बिल्कुल, क्योंकि उनको कल्चर पता है, उनको फीलिंग्स पता है, उनको रिचुअल्स पता है, उनको कस्टम्स पता है, और वो दोनों लैंग्वेज में उनकी एक्सपर्टीज़ होती है। तो टू डू दिस and to ensure a successful translation career, there is serial of skills knowledge that a translator needs: in-depth understanding of the source and target language naturally, including grammar, vocabulary, syntax, idiom, familiarity with the subject matter of the content। आपको उस पर्टिकुलर, मैं मेडिकल का कर रही हूँ, मुझे मेडिकल कुछ आता ही नहीं है, कुछ मालूम नहीं, तो मैं नहीं कर सकती, तो मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, इसीलिए जनरली डॉक्टर्स करते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंटेंट बीइंग ट्रांसलेटेड एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इफ़ ट्रांसलेटिंग विद इन अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, नॉलेज ऑफ डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स एंड रजिस्टर्स, तो अलग राइटिंग स्टाइल मतलब उनका पर्टिकुलर वहाँ कैसी भाषा बोली जाती है, वो कैसे कॉमन टर्म्स यूज़ करते हैं, किस तरह के फ्रेजेस कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसे इंदौर का भी आपको एक एग्जांपल बताऊं तो कहते हैं कि भाई बिजनेस में मैंने सुना है कि कहते हैं कि नक्की करो मतलब फाइनल करो, तो आपको ये टर्म समझना पड़ेंगे मार्केट में जाओगे कि नक्की करना मतलब क्या होता है।
तो नॉलेज ऑफ डिफरेंट यही है राइटिंग स्टाइल्स एंड रजिस्टर्स, इसी को कहते हैं एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स इन द टारगेट लैंग्वेज। फिर कल्चरल अवेयरनेस, वहाँ के कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू इंश्योर दैट द ट्रांसलेशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट ऑडियंस। तो वहाँ का कल्चर, इंदौर में राजस्थानी गुजराती कल्चर ज़्यादा है, तो वो समझना पड़ेगा आपको। फिर एबिलिटी टू यूज़ कैट, आप कंप्यूटर में बहुत फैमिलियर नहीं हो, टेक्नो सेवी नहीं हो, तो मुश्किल होगी आपको टूल्स एंड अदर टेक्नोलॉजी। फिर एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल, और आपको बहुत डिटेल में मान्यूटली उसको ऑब्जर्व करके अटेंड करके ध्यान से करना पड़ेगा। कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू कीप अप विद चेंजेस इन लैंग्वेज, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तीनों चीज़ें बहुत काम की है, लैंग्वेज, कल्चर भी और टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल बाय अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, टेकिंग कोर्सेज एंड फॉलोइंग द बेस्ट ट्रांसलेशन ब्लॉग। तो आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अ डे इन द लाइफ ऑफ ट्रांसलेटर कैन बी क्वाइट वेरीड। सम ट्रांसलेटर्स वर्क एज फ्रीलांसर while others employ translation agencies। आप किस तरह से काम करते हो, आपको जो सूट करता है, नो मैटर what type of work translator does, sometimes they all share to ensure success in passion। वो आप कैसे करते हो, राइट। तो पर हाँ, ट्रांसलेटर इज़ द स्प्रिंग बोर्ड टू ग्लोबल सक्सेस इन an ever globalization world। The ability to communicate across cultures is more important than ever before। तो translator naturally, so then there are dozens of approaches, techniques and methods for translating content, but at the end of the day what is most important is that the meaning is transferred accurately। जो भी आपने किया है मीनिंग चेंज ना हो, नेचुरली एंड इन अ वे दैट रेजोनेट्स द टारगेट ऑडियंस, और वो अपील करे, वो उनको समझ में आए। ट्रांसलेशन इज़ नॉट वन टाइम इवेंट बट रादर एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू योर ओवरऑल लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजीज। आपको टच में मार्केट में रहना पड़ेगा, अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं वो समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एक्ट्स एज द ग्रेट एनेबलर इन द प्रोसेस, ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क है ना, और वो हो सकता है थोड़े दिन बाद बोरिंग लगे, पर वो आपको करना है। सो विथ the right tools and processes in place, you can streamline your translation workflow, improve the quality of your translation। और धीरे धीरे आप अगर इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो, लैंग्वेज में, कंप्यूटर में, कल्चर में, तो आप अच्छा मार्केट में अपनी प्लेस बना सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।